हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के भाग 3 को देखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप इन सब चीज़ों को जाने बिना आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। ठीक है, और ये यूजीसी नेट में भी आता है, किसी भी एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती हैं, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चंस ज़्यादा बन रहे हैं, फैक्ट कम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो मूल्यांकन है वो कॉन्सेप्ट के आधार पर बनेगा, चाहे वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का देख लीजिए, जीडीसी का देख लीजिए, या फिर यूजीसी नेट का देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जानेंगे तभी आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विशिष्ट संस्कृति क्या है? देखिए, विशिष्ट संस्कृति का मतलब किसी एक विशेष वर्ग की संस्कृति। ठीक है, जैसे आप देखेंगे युवाओं की संस्कृति, वृद्धों की संस्कृति बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, और इसी तरह से स्त्रियों की संस्कृति, या फिर ले लिया जाए किसी दूसरे वर्ग की संस्कृति, किसी जनजाति संस्कृति के नाम की बात की जाए, पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की संस्कृति, मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संस्कृति, नदी के किनारे रहने वाले लोगों की संस्कृति। ठीक है, तो बच्चों की संस्कृति भी अलग है। तो जितनी भी संस्कृति है, जितने भी वर्ग हैं, उनकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। विशिष्ट संस्कृति का मतलब होता है किसी विशेष वर्ग की संस्कृति, चाहे वो आयु के आधार पर हो, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हो, या फिर किसी अन्य आधार पर। ठीक है, सांस्कृतिक आधार पर जो भिन्नताएं होती हैं, इसको भी हम लेंगे। निकटाभिगमन अनाचार, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, निकटाभिगमन का मतलब होता है कि जब निकट संबंधियों में यौन संबंध स्थापित होते हैं, जैसे पिता पुत्री ले लिया जाए, माता पुत्र ले लिया जाए, भाई बहन हो गए, या फिर कुछ और रिलेशंस हो गए, जब निकट संबंधियों में यानी जो ब्लड रिलेशंस हैं उनमें जब यौन संबंध होता है तो निकटाभिगमन होता है। ठीक है, निकटाभिगमन निषेध का मतलब होता है कि निकट संबंधियों में विवाह संबंध निषेध की एक ये प्रणाली है। ठीक है, इसमें मना किया जाता है कि जो लोग निकट संबंधी हैं यानी जो ब्लड रिलेशंस हैं उनमें यौन संबंध नहीं होना चाहिए, तो इसको निकटाभिगमन निषेध कहते हैं। औद्योगिक संघर्ष देखिए क्या है। औद्योगिक संघर्ष का मतलब होता है कि जो औद्योगिक क्षेत्र होता है, जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जितने भी प्रकार के संघर्ष हो, यानी मालिक मजदूर में संघर्ष होता है, या फिर मैनेजर स्ट्राइक करते हैं, या फिर किसी अन्य प्रकार से स्ट्राइक होती है और प्रोडक्ट अच्छा नहीं बन रहा है, या फिर अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, या फिर बहुत ही खतरनाक स्थितियों में उनको कार्य करना पड़ रहा है, या फिर मुनाफा कम मिल रहा है। ठीक है, तो इन सब किसी भी कारण से यदि फैक्ट्री के अंदर कोई भी हड़ताल, तोड़फोड़, या फिर अनशन होता है, कुछ भी होता है, तो उसको औद्योगिक संघर्ष कहते हैं। यानी एक फैक्ट्री के अंदर किसी भी मांग को लेकर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर जब संघर्ष होता है। विऔद्योगिकरण देखिए क्या है। विऔद्योगिकरण का मतलब होता है कि जब औद्योगिक क्षेत्रों का ह्रास होने लगता है। ठीक है, जहाँ पे फैक्ट्री ज़्यादा है वहाँ पे मकानें ज़्यादा हैं, वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा हैं। ठीक है, अब भीड़ बहुत है, मलिन बस्ती ज़्यादा है, और प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, बीमारियाँ बहुत तेज़ फैल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहाँ के उद्योग जो होते हैं वो विस्थापित होने लगते हैं। उनको वहाँ से ले जाकर किसी और स्थान पर स्थापित किया जाता है, उसको नगरीय पुनर्चक्रण भी कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी क्षेत्र में उद्योगों की कमी होने लगे, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? विऔद्योगिकरण, यानी उद्योगों का ह्रास हो रहा है। शून्य या निराकरणीय प्राकल्पना का मतलब क्या होता है? देखिए, प्राकल्पना में क्या होता है कि हम अक्सर संबंध स्थापित करते हैं कि शिक्षा का बेरोजगारी से ये संबंध है। ठीक है, स्त्रियों का व्यवसाय से, स्त्रियों का स्वतंत्रता से ये संबंध है। ठीक है, इस तरह से जब हम कोई संबंध स्थापित करते हैं तो क्या होता है, उसमें हम प्राकल्पना की बात करते हैं कि हाँ, इसका ये कारण होगा। ठीक है, तो शून्य प्राकल्पना में क्या होता है कि उसमें कोई संबंध स्थापित नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने रिसर्च के लिए प्रपोजल बनाया और उसने अपनी थीसिस में प्रपोजल में ये प्राकल्पना बना दी, ये कल्पना बना दी कि स्त्रियों और पुरुषों की बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार से कोई अंतर उसने नहीं दिखाया कि ऐसा नहीं होता, तो क्या हो गया? शून्य परिकल्पना। यानी जब कुछ होता ही नहीं है तो आप पता क्या लगाएंगे? ठीक है, तो शून्य प्रकल्पना को अक्सर जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, और इसको रिजेक्ट करने के बाद वैकल्पिक प्रकल्पना की बात की जाती है। यानी जब हम शून्य प्रकल्पना को रिजेक्ट करते हैं तो हम वैकल्पिक प्रकल्पना को, यानी उसके बाद हम विकल्प रूप में दूसरी प्रकल्पना प्रस्तुत करते हैं, वो क्या हो गया? वैकल्पिक प्रकल्पना। फिर देखिए, कार्यकारी प्राकल्पना का मतलब क्या है? यानी कोई रिसर्च हो रहा है, ठीक है,
कोई व्यक्ति है रिसर्च कर रहा है, तो रिसर्च में जो प्राकल्पना वो यूज़ कर रहा है, यानी कि यदि मैं रिसर्च कर रही हूँ तो मेरी जो प्राकल्पना है, जो रिसर्च प्रपोजल मैंने बनाया था, जो मैंने प्रस्तुत किया था, वो क्या हो गया, स्वीकृत हो गया। उसके बाद से मेरा रिसर्च का शुरू हो गया। तो वो जो प्राकल्पना होगी वो क्या कहलाएगी, कार्यकारी प्राकल्पना, क्योंकि वो मेरे रिसर्च का अंग बन चुकी है और वो स्वीकृति वो प्राप्त कर चुकी है। ठीक है, तो अब वो मेरे पूरे रिसर्च में वही प्राकल्पना रहेगी, तो क्या होगा, वो कार्यकारी प्राकल्पना कहलाएगी। फिर है देखिए, मैं और मुझे का सिद्धांत, ये मीड ने दिया था। तो मीड के जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसमें बहुत ही अच्छे से मैंने बताया हुआ है, तो आप इसमें थोड़ा सा जान लीजिए बस। देखिए, मैं जो होता है वो असामाजिकृत होता है, यानी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको समाज के नियम कानून नहीं पता, उसको उठने बैठने का तरीका नहीं पता, उसको बात करने का तरीका नहीं पता। ठीक है, उसको वैल्यू नॉर्म्स नहीं पता होता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो मैं है, यानी वो अपरिपक्व है। और मुझे क्या है, मुझे का मतलब है कि जो समाज के परिपक्व लोग होते हैं, यानी जिनको समाज के बारे में पूरी जानकारी है, वो क्या है, मुझे हैं। तो व्यक्ति, जैसे कोई बच्चा जन्म लिया, ठीक है, वो ढेर सारे मुझे से घिरा होता है, जैसे उसके चाचा हो गए, उसके नाना हो गए, उसके दादा हो गए, उसके पापा हो गए, ठीक है, पड़ोसी हो गए, उसके स्कूल के लोग हो गए, उसके शिक्षक हो गए। ठीक, इस तरह से देखा जाए तो पूरा वो मुझे से घिरा होता है, सबसे इंटरेक्शन होता है उसका। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक से इंटरेक्शन होता है, सबसे इंटरेक्शन होता है। और वो शिक्षक से कुछ सीखता है, कुछ अपने दादाजी से सीखता है, कुछ अपने पापा से सीखता है, कुछ मम्मी से सीखता है। ठीक है, कुछ पड़ोसियों से सीखता है, कुछ अपने साथ के बच्चों से सीखता है जो उससे थोड़ा सा सीनियर है। तो इन सब मुझे से जब वो इंटरेक्ट करता रहता है तो क्या होता है, एक दिन वो मुझे बन जाता है। ठीक है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को अडॉप्ट कर चुका है, वो समाज के वैल्यू और नॉर्म्स को अडॉप्ट कर लेता है, तो क्या बन जाएगा, मुझे। ठीक है, तो यही मैं और मुझे का सिद्धांत है इनका। सांस्कृतिक परिस्थिति, ये जूलियन स्टीवार्ड की अवधारणा है। देखिए, जो संस्कृति होती है वो परिस्थितिकी तंत्र जो होता है, यानी जो भौगोलिक क्षेत्र होता है उसके आधार पर होती है। यदि आप मैदानी क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ की संस्कृति बिल्कुल अलग मिलेगी आपको। रेगिस्तान में चले जाएंगे, वहाँ की संस्कृति अलग मिलेगी आपको। पहाड़ी क्षेत्र की संस्कृति अलग मिलेगी। ठीक है, तो जंगलों में जो रहते हैं उनकी संस्कृति अलग मिलेगी। ठीक है, तो सांस्कृतिक परिस्थितिकी का मतलब होता है कि जब भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संस्कृति होती है। ठीक है, जैसे हम मैदानों में रहते हैं इस समय, तो जैसे ही मैदानों से हम चले गए, हिमाचल प्रदेश चले गए, पहाड़ियों में, वादियों में चले गए, तो वहाँ का जो कल्चर है पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। वहाँ के लोगों को रहने का तरीका, खाने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, वैल्यू और नॉर्म्स सभी कुछ चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सांस्कृतिक परिस्थितिकी, जूलियन स्टीवार्ड की अवधारणा है ये। फिर देखिए, अविद्यालयीकरण, ये इवान इलिच और पोलो फेरी ने दिया है। अविद्यालयीकरण का मतलब होता है कि ये लोग जो होते हैं विद्यालय की आलोचना करते हैं। ठीक है, उनका कहना है कि बच्चा जो है यदि विद्यालय में जाएगा तो वो बिगड़ जाएगा और उस कुंठित वातावरण में जाकर वो दास बन जाएगा। ठीक है, विद्यालय में क्या होता है, उसमें सिखाया जाता है कि आपको इनका अभिवादन करना है, इनसे आपको झुक के रहना है, इनके सामने आपको क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक नहीं करना है कि ये हम इनसे लड़ेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, विनम्रता सिखाई जाती है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे रट्टा मारना सिखाया जाता है विद्यालय में। विद्यालय में बच्चों को कौन सा ज्ञान देना है ये भी विद्यालय डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये लोग आलोचना करते हैं कि विद्यालय एक कुंठित वातावरण है और बच्चों को आधुनिक शिक्षा का दास बना रही है। ठीक है, जो उनके किसी काम की नहीं है। इसलिए बच्चों को विद्यालय के कुंठित वातावरण से निकाल कर उनको घर पे ही चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित किया जाए। ठीक है, अलग अलग माहौल दिया जाए, उनको सीखने के लिए प्रेरित किया जाए। तो यही बात इवान इलिच एंड पोलो फेरी ने कही। अविद्यालयीकरण की अवधारणा यही है। देखिए, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार के इंटरव्यू में एक लोग से पूछा गया था अविद्यालयीकरण की अवधारणा। ठीक है, तो प्राइमरी में शिक्षक थे, वो आंसर नहीं दे पाए। ठीक है, तो याद रखिए कि सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे कंटेंट अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहें और आप वीडियो देख पाए सबसे पहले। ओके, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।